नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप सभी का स्वागत है डिकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत के बारे में पढ़ाई करी थी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन की सीरीज़ में, तो अब हम लोग उसी के कंटिन्यूएशन पे आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में। दोस्तों, पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। इस मूवमेंट की जो जेनेसिस है, ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। इसकी जो जेनेसिस है, ये कहीं ना कहीं छुपी हुई है पार्टीशन ऑफ बंगाल पे। अब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है दोस्तों, इसके अंदर हमें दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहली बात है, मान लेते हैं ये आपका बंगाल है, मान लेते हैं ये हमारा बंगाल है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड और ये साउथ साइड है। अब उस समय क्या सिचुएशन थी कि बंगाल जो है वॉज दी हब फॉर दी रेवोल्यूशनरीज। जितने सारे रेवोल्यूशनरीज थे, जितने सारे मूवमेंट्स हो रहे थे, इसकी जो शुरुआत हो रही थी, जो लीडर्स थे उस समय के सब मोस्टली कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे बंगाल में। कारण इसके पीछे बहुत सारे हैं, उनमें से एक कारण मैं बता सकता हूं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि वो भी रेलेवेंट होने वाली है, और वो है कि बंगाल में मैक्सिमम मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया थी। मतलब वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस थे, जो लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानते थे। फॉर एग्जांपल लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो इन सब चीज़ों को वो प्रमोट कर रहे थे और अंग्रेज़ों का असली चेहरा लोगों के सामने ला रहे थे। तो बंगाल जो है वो अंग्रेज़ों के लिए एक ऐसी जगह बन गई जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक हो रही थी। बंगाल को अगर किसी भी तरीके से तोड़ा जा सके, बंगाल को अगर किसी भी तरीके से उसमें फूट डाल के उसको पार्टीशन करी जा सके, उसको तोड़ दिया जाए, तो ये जो रेवोल्यूशन है ये कहीं ना कहीं वीक पड़ जाएगा। ये मेजर मोटो था। लेकिन जो ऑफिशियल रीजन ये दिया गया था हमारे आंखों में, हम लोगों के इंडियंस के आंखों में धूल झोंकने के लिए, वो था कि बंगाल बहुत ही बड़ा प्रोविंस है और इसकी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम बंगाल को पार्टीशन कर रहे हैं। सो बेसिकली इट वाज अ गवर्नेंस इशू, इट वाज टू बिग टू एडमिनिस्टर, और ये कारण दिया गया था। जबकि मोटिव ये था कि बंगाल में हो रहे रेवोल्यूशनरीज को तोड़ना, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को खत्म करना, नेशनलिस्ट एक्टिविटी को वीक करना। तो जब सबको, पूरे भारतवर्ष में जितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सबको जब पता चल गया ऑफिशियली 1903 में ही कि हमारा जो बंगाल है वो पार्टीशन किया जाएगा, और फिर उसको प्रॉपरली अनाउंस किया गया जुलाई 1905 में, ये देखने के बाद, इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद, मॉडरेट्स जो हैं उन्होंने अपना एक रवैया अपनाया। उन्होंने क्या कहा? मॉडरेट्स उस समय, जैसे मान लीजिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, के मित्रा, पृथ्वीश चंद्र रे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पब्लिक मीटिंग्स करी, इन्होंने पिटीशंस फाइल करे उसी अंग्रेजी सरकार के सामने, जो अंग्रेजी सरकार खुद से पार्टीशन कर रही है। उन्होंने पैम्पलेट्स बांटना शुरू किए, न्यूज़पेपर में लिखना शुरू किया, बहुत सारे प्रोपागेंडास किए, बहुत सारे मेमोरेंडास जो है उसको सबके सामने लाए। लेकिन ये सब चीज़ें, ये सब मेथड्स जो हैं, ये काफ़ी पुराने हो गए थे और इट वॉज नॉट एक्चुअली हैविंग एनी इफेक्ट ऑन द ब्रिटिशर्स। और फलस्वरूप जब अक्टूबर 1905 में वाकई में बंगाल का बंटन हुआ, वाकई में बंगाल की पार्टीशन हुई, तो एक ग्रुप जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कहा कि दे वर एक्चुअली ऑफ दिस बिलीफ कि ये सारे मेथड से आप पार्टीशन को नहीं रोक सकते। पार्टीशन का होना, डिस्पाइट सो मेनी एफर्ट्स बाय द मॉडरेट्स, वाज सिंपली एन एग्जांपल ऑफ देयर फेलियर। सो फेलियर ऑफ मॉडरेट्स अगर कहीं पे हमें ढूंढना है, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, जिसके बारे में इन्हें पहले से पता था, जुलाई से पता था, इनफैक्ट 1903 से पता था, तब भी इसको रोक नहीं पाई। ये इसका सबसे बड़ा फेलियर है, और दिस गिव्स राइज टू द एक्सट्रीमिस्ट्स। फिर से, और एक्सट्रीमिस्ट में हम लोगों के लाल, बाल, पाल, और इनके साथ चौकड़ी में आएंगे कौन? औरोबिंदो घोष। ये मेजर लीडर्स थे उस समय। ठीक है दोस्तों, अब इनकी मेथड्स क्या थी? इन्होंने जब देख लिया कि मॉडरेट की मेथड से कुछ हुआ नहीं, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच लिया। इन्होंने क्या करा? इन्होंने बॉयकॉट करना शुरू किया फॉरेन क्लॉथ्स को। इन्होंने पब्लिक मीटिंग्स इन्होंने भी की, प्रोसेशंस भी किए, इन्होंने बहुत सारे वॉलंटियर कॉर्प्स भी बनाए, समितिस बनाई, इन्होंने ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल जैसे आत्मा शक्ति के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, स्वदेशी के लिए नारे लगाए, ठीक है, सेल्फ रिलायंस के लिए नारे लगाए, बहुत सारी पेंटिंग्स लिखी गई, बहुत सारे इंडिजिनस एंटरप्राइजेस खोल दिए गए, क्योंकि अब हम खुद से अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं। पोएट्री, सॉन्ग्स, सब कुछ लिखे गए। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, स्टूडेंट्स ने कॉलेज छोड़ दिया, कई लोगों ने गवर्नमेंट सर्विसेज छोड़ दी, वकालत करते थे वो छोड़ दिया। तो ये एक आउटराइट एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से लोग अपने इंटरेस्ट को छोड़कर देश का इंटरेस्ट सामने रख रहे थे। वो सिर्फ पिटीशन फाइल नहीं कर रहे थे, टेकिंग सर्टेन विविड एंड क्लियर स्टेप्स। अब यहां पे दो तीन चीजें बताना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि ये जो इंडिजिनस एंटरप्राइजेस थे, या ये जो सेल्फ रिलायंस की बात हो रही है, आत्मशक्ति की बात हो रही है, कहीं ना कहीं आज के तारीख में भी जब मोदी सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर भारत, इसके पीछे का लॉजिक भी कुछ हद तक यही है। लेकिन उस समय पीरियड था कॉलोनियलिज्म का, यह पीरियड है नियो कॉलोनियलिज्म का। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा एक्सट्रीमिस्ट का यह कहना था कि बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स, इस पूरे सिस्टम में बंगाल के लोगों को बहुत सफर करना पड़ा और सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशंस भी उनको फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स। अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स, वुमेन,
सम सेक्शन ऑफ द जमींदारी, लेबर, लोअर मिडिल क्लासेस, सिटी से, टाउन से, सब लोग जो हैं, इवन हर एक उस सेक्शन के लोग, जो लोग स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो वाज अ हाईलाइट, दैट पार्टिसिपेशन वाज अ हाईलाइट। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद पे लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। लेकिन समहाउ द मुस्लिम लीग और द मुस्लिम केप्ट जनरली अवे फ्रॉम द एंटायर मूवमेंट। इसकी भी वजह है। इसके अलावा जब ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जब ये मूवमेंट ज़्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहे थे, तो अंग्रेज़ों को फाइनली एक और रेवोल्यूशनरी टेररिज्म से बचने के लिए पार्टीशन का जो स्टेटमेंट था, पार्टीशन की जो पॉलिसी, उसको वापस लिया गया। बाद में ये देखा गया कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, ये स्लोली 1908 में फीजल्ड आउट हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। सबसे अहम कारण तो उसका यही है कि गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरह से रिप्रेशन उनके स्टेप्स लिए। इसके अलावा एंटायर स्वदेशी मूवमेंट में देयर वाज अ लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। किसी में कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई फोकस्ड एक अप्रोच नहीं थी। लीडर्स जो है मैक्सिमम जो है या तो अरेस्ट कर लिए गए थे या तो वो डिपोर्ट कर दिए गए थे। तो एंटायर मूवमेंट जो चल रहा था, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज लीडरलेस। और सबसे अहम बात, नेशनलिस्ट रैंकिंग में, नेशनलिस्ट लेवल पे देयर वाज अ डिवीजन इन द अप्रोच, जैसे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। तो ये जो स्प्लिट इन नेशनलिस्ट है, इसका फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया। तो ये सारी चीज़ों को आपको एक साथ लिखना है। अब हम लोग एक बात करेंगे कि मान लेते हैं ये जो बंगाल की पार्टीशन तो करी कैसे गई। देखिए, अगर हम बंगाल को इस तरह से समझें कि यहाँ पे मान लीजिए उड़ीसा है, यहाँ पे मान लीजिए ईस्ट बंगाल है, और ये पूरा का पूरा बंगाल है, तो ये ईस्ट बंगाल हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, रेवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशन किसके बेसिस पे आधारित होता है? किसी न किसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे आधारित होता है। अब ये आइडियोलॉजी को क्या करना पड़ता है? लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। सो अवेयरनेस लोगों में डालनी पड़ेगी अबाउट दिस आइडियोलॉजी। और इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए दोस्तों, या तो आपको एक ऐसी लैंग्वेज पे बात करनी पड़ेगी जो कि सबके लिए कॉमन है, या आपका एक ऐसा सोशल बेस होना पड़ेगा जिसके साथ लोग जो है मैक्सिमम रहें और जुड़ें। बंगाल के केस में क्या हो रहा था दोस्तों कि जब इसको पार्टीशन किया गया, तो ईस्टर्न साइड में जब पार्टीशन हुई तो दैट हैपेंड बेस्ड ऑन रिलीजन, और वेस्टर्न साइड पे जो पार्टीशन हुई दैट हैपेंड बेस्ड ऑन लैंग्वेज। तो बहुत ही ज्यादा तादाद पे जो भी बंगाली ईस्ट बंगाल की तरफ शिफ्ट कराए गए, वहां पे हिंदूज माइनॉरिटी में चले गए, हिंदू बंगालीज माइनॉरिटी में चले गए, और मुस्लिम बंगालीज मेजॉरिटी में आ गए। सो सिमिलर सोशल जो कॉनोटेशन है वो नहीं बैठ पा रहा था। सिमिलरली वेस्ट बंगाल में या वेस्टर्न साइड ऑफ बंगाल में लैंग्वेज के आधार पर करी गई, और यहां पे हिंदी उड़िया बोलने वाले लोग ज्यादा थे, जबकि यहां पे जो है बंगाली स्पीकिंग ये लोग जो है वो माइनॉरिटी में आ गए। तो देखिए कितनी चालाकी से एक तरफ बंगाली स्पीकिंग माइनॉरिटी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके वेस्ट बंगाल में तरफ शिफ्ट कर दिया गया, और बंगाली हिंदू माइनॉरिटी सजा करके ईस्टर्न साइड में शिफ्ट कर दिया गया। इतनी सारी कोशिशों के बाद भी ये कहना सही होगा कि कुछ तो अचीव किया था हमारे स्वदेशी मूवमेंट ने। क्या अचीव किया था? इट वॉज अ लीप फॉरवर्ड, बिकॉज इससे पहले अनटच्ड सेक्शन, जो लोग कभी भी किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि इसके इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रिचनेस था। एजुकेटेड पीपल तो थे ही साथ वो तमाम लोग आ गए थे, इंक्लूडिंग इरेस्पेक्टिव ऑफ द कल्चर, साइंस, लिटरेचर, हर एस्पेक्ट के लोग वहाँ पे मौजूद थे। और ये बहुत ही बोल्ड फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स जो है भारतीयों ने शो करी अगेंस्ट द कॉलोनियल हेजमनी, और इसने सही मायने में काफ़ी हद तक जो ब्रिटेन की हेजमनी थी उसको अंडरमाइन तो ज़रूर किया था। अब बात करते हैं कि मेजर कॉजेस और एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट की स्प्लिट। यहां पे एक चार्ट बना रहे हैं दोस्तों, जरा फोकस करिएगा। 1905 में जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, उसके बाद से 1907 के बीच में इस पीरियड में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की भारी संख्या में मतविरोध हुआ, और फाइनली 1907 में ये दोनों अलग हो गए, कांग्रेस में स्प्लिट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब किन किन कारणों से हुआ था यही यहां पे लिखा गया। सबसे पहला कारण जो मतभेद का था, नंबर 1, जो एक्सट्रीमिस्ट थे दोस्तों वो चाहते थे कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की जो आग है उसको बंगाल के बाहर तक फैलाया जाए, आउटसाइड बंगाल भी फैलाया जाए। इससे क्या होगा कि पैन इंडिया मूवमेंट करवाई जा सकती है। जबकि मॉडरेट्स जो हैं वो इस बात से सहमत नहीं थे। वो कह रहे थे कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को अभी के लिए फिलहाल रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए विद इन बंगाल। ये पहली कारण थी समस्या का। और जो दूसरा कारण था दोस्तों वो है आईएनसी, कांग्रेस में जो हर बार मीटिंग होता था दिसंबर में, जब सेशंस बैठते थे इनके, इस सेशंस में एक प्रेसिडेंट होता था। अब वो प्रेसिडेंट जो है वो कौन बनेगा? क्या वो एक्सट्रीमिस्ट के विचारधारा के लोग बनेंगे या मॉडरेट के विचारधारा के लोग बनेंगे? और इसको लेके भी कई बार जो है दिक्कतें आई। बहुत बार एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने कहा, 1905 से कहना शुरू किए थे कि हमारे लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन वहां मिलनी चाहिए। हालांकि 1907 तक आते आते चालाकी से ही, चाहे चालाकी से, चाहे किसी भी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स को, एक्सट्रीमिस्ट के विचारधारा के लोगों को कभी भी टिल 1907 प्रेसिडेंट बनने का जो है मौका नहीं दिया गया। तो इन सब चीजों की वजह से और कंट्रोल नहीं हो रहा था इन दोनों ऑपोजिट्स को एक ही छाते के अंदर रखने का, और फाइनली स्प्लिट होता है 1907 सूरत के सेशन में।
ठीक है दोस्तों। अब जब स्प्लिट हो गया तो नेशनलिस्टिक जो वॉर थी, नेशनलिस्टिक जो स्ट्रगल था वो वीक पड़ गया, और ये सबसे बढ़िया मौका था अंग्रेजों के लिए कि पूरी तरीके से रिप्रेस कर सके एंटायर स्वदेशी मूवमेंट को, और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया जब नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वीक पड़ रहा था आफ्टर द स्प्लिट। क्या क्या किए? नंबर 1, उन्होंने सेडिशन लॉ लिया, उसको इंप्लीमेंट किया। फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट किया। इस अमेंडमेंट में बेसिकली ये कहा गया कि व्हाट इज एक्चुअली अनलॉफुल एसोसिएशन या असेंबली, और बहुत ही आर्बिट्ररी तरीके से इसको डील किया गया ताकि किसी भी ग्रुप को लॉफुली अंग्रेज जो है अरेस्ट कर सके। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई गई ताकि लोग, हमारे जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है या हमारे प्रेस है, वो एक्चुअल खबर जो है लोगों तक ना पहुंचा सके। इंडियन प्रेस एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज एक्ट, बहुत तरीके के एक्ट्स जो है लेकर के आई। और एक और चीज़ ये थी कि जब देखा गया अंग्रेजों के द्वारा कि 1905 में जब स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हुआ था, ये तो अच्छी खबर थी अंग्रेजों के लिए, क्योंकि हमारे पास ना ढंग के लीडर थे, ना फोकस था, ना ऑर्गेनाइजेशन थी ढंग की, ना कोई ऊपर से लीडरशिप क्वालिटीज थी कि हाँ सब कुछ जो है कोई एक आदमी संभाल रहा है, एक डिसिप्लिन मैनर में नहीं था। या उनके लिए अच्छा है, अंग्रेजों के लिए। लेकिन अंग्रेज डर जरूर गए थे, इसीलिए 1908 में इस पार्टीशन को एनल करना पड़ा। यह भी बात सही है। तो वो दूसरा स्वदेशी मूवमेंट भी नहीं चाहते थे। इन्होंने जब कंप्लीट रिप्रेशन कर ही रहे थे, तो उन्होंने लास्ट नेल ऑन द कॉफिन मारने की कोशिश करी भारतीयों की यूनिटी पे, भारतीयों की इंटीग्रिटी पे, भारतीयों की फ्रेटर्निटी पे, बाय इंप्लीमेंटिंग द लॉ कॉल्ड मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लेकर के आई, जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है। इससे क्या होगा? फिर से धर्म के नाम पे इंडिया की यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी को तोड़ा जा सके, यही चीज यहां पे साफ साफ तौर पे लिखी हुई है। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस फॉर मुस्लिम्स ओनली, ठीक है। और ये एक मेजर इवेंट बन गया जिसकी वजह से मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है ये ब्लैक लॉज की लिस्ट में ये आ गए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया है कि किस तरीके से सूरत स्प्लिट हुआ, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, कब रिप्रेशन स्टार्ट हुआ, और स्वदेशी मूवमेंट किस बेसिस पे हुआ, लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ, रिलीजन के बेसिस पे हुआ। ये चीज़ आपको शायद समझ में अच्छी तरह से आ गई हैं। आई होप इसी तरीके की वीडियोस आप और देखना चाहेंगे। अगर देखना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।